नमस्ते। आज बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए शुरू हो रहा है। इसमें मेरी तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत। सॉफ्ट स्किल्स ये संकल्पना मुझे विश्वास है आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है और ये क्यों सीखना है। सॉफ्ट स्किल्स ऐसा कौशल्य है जो किसी भी विषय के अभ्यास से मिलेगा, ऐसे कोई वी डोंट नो दिस फॉर श्योर। जैसे ये ऐसा स्किल है जो किसी सब्जेक्ट का जैसे हार्ड स्किल होता है उसके ऊपर होता है। आप सर्जरी सीखो, कमर्शियल कोई टॉपिक सीखो, मेडिसिन सीखो, इंजीनियरिंग सीखो या फिर आर्किटेक्चर और फिल्म मेकिंग सीखो, ये सारे आपके लिए हार्ड स्किल्स हो गए। ये सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं, लेकिन आपको है ना करियर आगे शुरू करना है और बहुत उसमें प्रोग्रेस भी करनी है। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये इंसानों के साथ, और सबसे अहम इंसान है खुद, खुद के साथ और बाकी लोगों के साथ बड़ी क्षमता से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेश कैसे आए, उनको लेकर डिसीजन कैसे बनाएं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उसमें से पार कैसे करें, और कई प्रकार के स्किल्स इस एक टॉपिक के नीचे सॉफ्ट स्किल्स इस नाम के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनकी जानकारी आप हिस्सों में ले लोगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता रहेगा और आप जान जाओगे कि सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली क्या है और आपको कैसे उसके फ़ायदे मिलेंगे। और मैं और भी एक सुझाव दूंगी, आप जब कोर्स करोगे उसके तहत जब आप एक एक सॉफ्ट स्किल सीखते जाओगे, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होंगे वो भी सॉल्व करोगे। लेकिन कोर्स होने के बाद जब हम निजी ज़िंदगी में लौट जाते हैं, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप वहाँ पे भी ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा और उनको है ना रिलेट कीजिए। जो भी आपके पूरे दिन में होता है, घर में, आसपास में, कहीं काम करते होंगे तो उस जगह, किसी को भी लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, जो भी आपके साथ होता है, लाइक हाउ लाइफ हैपन्स, आप उसके साथ आप जो भी स्किल सीख रहे हैं उसके साथ रिलेट कीजिए। देखिए बड़ा मज़ा आएगा और वो जो आप सीखोगे वो बहुत ही काम का और महत्वपूर्ण रहेगा। ये है सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है, शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट में। खुद को मैनेज करोगे तो सारा मैनेज होगा। इस तरह से सॉफ्ट स्किल्स की आज शुरुआत करेंगे। बारी बारी देखेंगे इसके अंदर कौन से स्किल्स हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे,
ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। हाँ हाँ करते हैं सेटल। हाँ हो जाएगा। अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर रखते हैं। प्रणाम। अरे राम 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 राम। अरे कैलाश जी कोई है का घर में? अरे कैलाश जी, अरे घर में है का? कौन? अरे भोला जी राम 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 राम। अरे राम राम कैलाश जी, राम राम। आओ आओ बैठो। अरे रूही बेटा जल्दी से पानी लेके आओ। कहो आज गरीब के घर कैसे आना हुआ? अरे तुम काहे का गरीब, इतना अच्छा घर है, हाथों में हुनर है, और इंसान को ना अपने आप को कभी गरीब नहीं कहना चाहिए। हाँ वो तो रहा, पर आपके तुलना में तो हम गरीब ही रहे, है ना? अरे रूही बेटा इधर आओ। जी पापा। अरे भोला चाचा आए हैं। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। जरा चाय वाय बना दो भोला चाचा के लिए। अरे रहने दीजिए, क्यों बच्ची को परेशान करते हैं। अरे चाचा हम नहीं चाय बनाएंगे, माँ ही बनाएगी, हम बस आपको ला के देंगे। फिर ठीक है। ठीक है अभी लाती हूँ। बड़ी होशियार लड़की है, इतनी सी थी तभी मैं देखा था। एक बार साइड पे लेकर आए थे तुम। जी और तब तो मैं प्लम्बर था, लेकिन आपके दुआओं से अभी इलेक्ट्रिशियन बन गया हूँ, नहीं तो जिंदगी भर ही प्लम्बर ही रहता ठक ठक करते। अरे नहीं कैलाश, तुम्हारे पास हुनर है। बेटी के ब्याह के की सोचे है? हमारी पत्नी की फूफा का लड़का है, अच्छा है, वायरमैन है, सरकारी नौकरी तो नहीं है पर कमाता तो है, और कम पैसे में गुजारा करना ये भी तो एक संस्कार ही है। कहे तो बात करो। बोला जी अब तो वो छोटी बच्ची है, उसको पढ़ना वढ़ना है, अब तो उसके खेलने कूदने के दिन है ना? रूही बेटा पानी लेके आ जल्दी। अच्छा तो कहो बोला जी आज कैसे आना हुआ? देखो कैलाश भाई, मुझे झोल झाल करके बात करने की आदत नहीं है। मेरा बात सीधा साधा है। तुमने जितनी बार मेरे साइड पे काम किया, मैंने हर बार पेमेंट दिया कि नहीं? दिया। सही की गलत? एकदम सही। लेकिन ये गंगापुर वाली जो साइड है ना, वहां पे तुम्हें भेजने वाली बात मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल कर दिए? लेकिन हमारा तो तय हो गया था ना कि जो हॉस्पिटल का काम मिलेगा उसमें पूरा फिटिंग का काम मुझे मिलेगा। तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्ही को देने वाला था। तो फिर? लेकिन वो अब साइड महेंद्र करेगा। लेकिन महेंद्र से तो मैं अच्छा सफाईदार काम करता हूँ ना। क्या मेरे काम के बारे में कोई आपके पास शिकायत आई है? अरे कंप्लेन की बात नहीं है कैलाश, उधर हॉस्पिटल का काम है, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, हर बात को समझ के काम करना पड़ेगा कि नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, माजरा क्या है? अरे बात को समझ कैलाश, उधर बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तुझे समझ आएगा? बोलना छोड़, समझेगा भी नहीं। अरे तुझसे अच्छा तो महेंद्र है, कम से कम टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के समझ तो जाता है। तू तो यस नो भी नहीं कर पाएगा। मशीन पे क्या लिखा है, कैसे लगाना है, समझेगा तुझे? अरे पंखा या ट्यूब का वायर तो नहीं है कि जोड़ दिया काम हो गया। छोटी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर हॉस्पिटल का काम है, कोई धर्मशाला की नहीं कि कैलाश बाबू गए और हो गई फिटिंग। लेकिन मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा काम करके दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। उधर कुछ कम ज्यादा हो गया तो तेरा तो कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। इधर भी काम बाकी है ना, तू वो कर, महेंद्र हॉस्पिटल करेगा। तू एक काम कर, पालिका का शौचालय का काम बाकी है, उसको पूरा कर ले।
वैसे भी तेरी रोजी तो चालू ही है ना, तो फिर ए रूही बेटा ये काम करिए, ये चाय चाय लीजिए। कैलाश वो काम कर लेती, चल एक काम करता मैं निकलता अभी, वो शौचालय का काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है ठीक। चल ठीक है। हाँ हाँ मौसी, हाँ हाँ कर दूंगी मैं सब ठीक। हाँ नहीं नहीं मौसी, अब घाघरा सीने के बाद कपड़ा बचता ही कितना है। नहीं उसमें नहीं होगा मुन्नी का फ्रॉक। मेरे पास नहीं है कपड़ा। आप ही लेके आओ ना कुछ। हाँ फैंसी लेके आओ। हाँ बनवा दूंगी बढ़िया सा फ्रॉक। जी हाँ। हाँ मौसी, सिलाई तो अलग से होगी ना। आप भी कमाल करती हो मौसी, घाघरे के कपड़े में और घाघरे की सिलाई में हमसे फ्रॉक बनवाना चाहती हो। ऐसा किया तो एक दिन मशीन बंद करके हमें मंदिर के सामने बैठना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ लेके आना। हाँ हाँ ठीक है, अब रख दूं? कैसी हो रूही? मैं मस्त हूँ। आप कैसी हो दीदी? ठीक ही हूँ। देख रही हो मेरी हालत? किसका फोन था? जमला मौसी का। अरे वो बंटी की चाची गंगा मौसी की बहन ना? हाँ वही, दूसरी है ही कौन जमुना। उधर सचमुच वाली गंगा पहाड़ से लेके समंदर तक पूरी की पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन हमारे गांव की ये गंगा जमुना मैली की मैली रहेगी। बोल रही थी घाघरे का कपड़ा बचा तो मुन्नी का फ्रॉक बनवा ले। उसको कहना अपना वजन कम करके थोड़ी पतली हो जाए, फिर बहुत सारा घाघरे का कपड़ा बचेगा। फिर मुन्नी के फ्रॉक के साथ साथ और लल्लन चाचा का पैजामा और बंटी की गंजी भी हो जाएगी। रूही तू भी ना कहाँ से कहाँ सोचती है, लल्लन चाचा का पैजामा। अब जब भी जमुना मौसी दिखेगी मुझे तुम्हारी ये बात याद आएगी। घाघरे के कपड़े में लल्लन चाचा का पैजामा और बंटी की गंजी और मुन्नी का फ्रॉक भी। चलो वो छोड़ो, मेरी कमीज हुई तैयार? अरे तुम्हें ब्रह्म का फोन नहीं आया? वो अंग्रेजी में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। दीदी इंग्लिश सीख लो, आपके हाथ में हुनर है। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्यों? कि एक इंग्लिश की वजह से पापा का इतना बड़ा काम जा रहा है, तो कुछ सोचने वाली बात है ना। शादी और गलती एक बार हो गई सो हो गई। गलती दोनों की है और भुगत सिर्फ हम रहे। अरे बच्ची है, घूमने दो, घूमने की उम्र है उसकी। बाकी उम्र तो उसकी किसी का घर संवरने में ही जाएगी। आप ही कुछ बोलो उसे। स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन। आप अपी के लिए गुस्सा हैं, तनावपूर्ण हैं, घबराए हुए, थके हुए या भूखे हैं, इसलिए हमेशा के लिए कोई बेवकूफी या गलती ना करने की सावधानी बरते। ये विधान स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन की आवश्यकता का सार प्रस्तुत करता है। क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि जब आप घर पर हुई किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो आप बहुत ही खराब मूड या मनोदशा के साथ दफ्तर आते हैं।
और फिर उसकी तुलना में कोई छोटी सी चीज भी यदि आपको परेशान कर दे तो आप भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बाद में या तो आप अपने सहयोगी के साथ किसी गैर मुद्दे पर झगड़ा करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा दफ्तर आपके साथ अन्यायपूर्ण और गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है। तो वास्तविक रूप में ये हुआ है कि घर की किसी बात ने आपको परेशान किया है। आप गुस्सा है और गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाए हैं या घर के किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं निकाल सके हैं। शायद वो व्यक्ति बुजुर्ग है या आपके संस्कार आपको वापस जवाब देने की अनुमति नहीं देते, इसीलिए वो गुस्सा आपके अंदर ही दबा हुआ है और आप अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप अभी भी गुस्सा हैं। जब आप दफ्तर पहुंचते हैं तो आपका सहयोगी छोटी सी शरारत करता है या चुटकुला सुनाता है, मगर आप गुस्से को दबाए हुए उसी मूड या मनोदशा में हैं और आप अपने सहयोगी के साथ झगड़ा करना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आप किस वजह से परेशान हैं। और फिर उसके मन में आपकी ऐसी छवि तैयार होती है कि वो आपसे दूर रहने की ठान लेता है। उसका मन ये दर्ज कर लेता है कि आप बहुत ही गुस्सेल हो और आपको छोटी सी शरारत जैसी किसी भी मामूली बात पर गुस्सा आ सकता है। तो वो ऐसा मानता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है। आप कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो और आप समझाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करे, आपका दोस्त नहीं समझ सकेगा। उसके मन में हमेशा के लिए आपकी ऐसी छवि तैयार होगी कि एक बेवकूफ दोस्त जो छोटी सी बात पर गुस्सा होता है। आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ये हो, लेकिन ये हुआ केवल इस वजह से कि घर पर हुई किसी बात का गुस्सा आपने किसी और बात पे यानी कि इस दोस्त पे निकाला। स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन। व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मैं जानता हूँ कि सुनियोजित रहना समय बचाता है। प्रक्रियाएं टीम के कार्यों में एक रूपता लाती है। अशोक को नए भर्ती किए हुए 5 सदस्यों का सुपरवाइजर बनाया गया। अशोक को उन्हें काउंटर पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना था। अशोक ने भी अपना करियर काउंटर कर्मचारी के रूप में ही शुरू किया था और ये जानता था कि इनमें से कुछ प्रक्रियाएं कैसे बोरिंग होती हैं। हालांकि इन सालों में उसने कुछ ऐसी परिस्थितियों को अनुभव किया था जिसके चलते उसे इन प्रक्रियाओं का महत्व पता चल गया था। आज उसे इन प्रशिक्षार्थियों को दस्तावेजों को सही समय पर फाइल में सही जगह रखने का महत्व सिखाना था। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसे खुद फाइलिंग करना पसंद नहीं था और ये सोचते हुए कि शायद कोई इसमें उसकी सहायता करने आ जाए, किस तरह वो कई दिनों तक फाइल करने के दस्तावेज इकट्ठा कर यूं ही रख देता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे कई बार इस कारण डांट पड़ी थी और कैसे वो अपने सुपरवाइजर से नफरत करता था क्योंकि वो उसे इस नीरस काम करने के लिए कहता था। दरअसल उसे ग्राहकों से बात करना, उनकी यात्रा के लिए विकल्पों को खोजना पसंद था, परंतु उसे ये बिक्री के बाद के दस्तावेज संभाल कर रखने का काम कभी अच्छा नहीं लगा। वो कभी भी वो दिन नहीं भूलेगा। उस दिन वो दफ्तर नहीं आया था और उसके सहकर्मी को अमेरिका से श्री श्रीवास्तव का फोन आया था। उस फोन के अनुसार श्रीवास्तव जी ने अपना पासपोर्ट वहां खो दिया था। उनका सारा सामान जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेजों की कॉपी रखी थी खो गया था और इसीलिए वे अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
श्रीवास्तव जी ने एजेंसी में इसलिए फोन किया था ताकि वे उन्हें उनके पासपोर्ट की कॉपियां फैक्स कर दे, जिससे वे दूतावास जाकर पासपोर्ट की दूसरी प्रति बनवाने में उनसे सहायता ले सके। ये एक गंभीर बात थी, अतः अशोक के सुपरवाइजर ने उसमें स्वयं ध्यान दिया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को श्रीवास्तव जी के फॉर्म और फाइल को निकालने को कहा, जिससे वे श्रीवास्तव जी को जानकारी फैक्स कर सके, जो अमेरिका में फैक्स मशीन के पास ही इंतजार कर रहे थे। अशोक के सहकर्मी ने फाइल में फॉर्म ढूंढा जहां उसे होना चाहिए था, मगर उसे वहां वो नहीं मिला। उसने फाइल में बार बार देखा मगर नहीं ढूंढ पाया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को फाइल के साथ अपने केबिन में बुलाया और दस्तावेज ना मिलने पर आश्चर्यचकित हो गया। अशोक के सहकर्मी ने फिर अशोक को फोन किया, ये पूछने के लिए कि दस्तावेज कहाँ थे। परिस्थिति को समझकर अशोक ने उसे बताया कि दस्तावेज उसकी अलमारी में होंगे, मगर अलमारी की चाबी अशोक के पास ही थी। अशोक ने परिस्थिति की गंभीरता को जाना और छुट्टी पर होने के बावजूद दफ्तर के लिए निकलने का फैसला किया। वो 1 घंटे में दफ्तर पहुंचा, मगर तब तक सुपरवाइजर ने अशोक की अलमारी दफ्तर की दूसरी चाबी से खोल दी थी। उसमें से बहुत सारे दस्तावेज बाहर निकाले जो यूं ही रख छोड़े थे, और इसके पीछे अशोक का आलस ही कारण था। अशोक को नहीं पता था कि वो कहाँ मुंह छुपाए। वो अपने आलस्य को लेकर शर्मिंदा था। उसने तुरंत ही श्रीवास्तव जी के दस्तावेज खोजने में सहायता की और उन्हें अमेरिका फैक्स कर दिए। हालांकि श्रीवास्तव जी ने दस्तावेज फैक्स करने के लिए शुक्रिया किया, पर उन्होंने देरी करने के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई। सुपरवाइजर और अशोक के सहकर्मी ने केवल दस्तावेज को पागलों की तरह ढूंढने में पूरे 3 घंटे गंवाए थे। इसके अलावा कंपनी ने ग्राहक की नजरों में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी गंवा दी थी, क्योंकि दस्तावेज देर से मिले थे। अशोक ने अपना सबक सीख लिया था। इसके बाद उसने 1 दिन के लिए भी दस्तावेज फाइल करने की देरी नहीं की। उसकी मेज हमेशा साफ रहती थी और दस्तावेज सही जगह पर होते थे। अशोक ने अपनी ये कहानी प्रशिक्षार्थियों को सुनाई। उसने उन्हें बताया कि उसके आलस्य ने कितनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी, और यही वो अनुभव था जिसने उसे अच्छा सबक दिया था। उसे ये उम्मीद थी कि प्रशिक्षार्थी उसके अनुभव से सीखेंगे और उसकी नीरस लगने वाले काम भी कुशलता से करेंगे। अशोक ने उन्हें समझाया कि संस्था में कुछ प्रक्रियाएं बनाई जाती है ताकि आपात की स्थिति को कुशलता से संभाला जा सके। श्रीवास्तव जी के मामले में पासपोर्ट का खो जाना आपात स्थिति थी और बिजली की गति से सहायता पहुंचाना कंपनी के लिए अवसर था। ये उस काउंटर के कर्मचारी के आलस्य के कारण नहीं हो सका जिसने फाइल करने के नियमों का पालन नहीं किया। अशोक ने समझाया कि काम में शामिल हर छोटी छोटी बात दिलचस्प हो ये जरूरी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो नीरस होती है और शायद आपको उनका महत्व भी पता नहीं होता। यदि काम की ये मांग हो कि कोई काम किसी विशिष्ट पद्धति से करना जरूरी है तो उसे वैसे ही करना चाहिए। इस प्रसंग में दस्तावेजों को ठीक ढंग से फाइल में रखना ये वो विशिष्ट पद्धति है, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। जब अशोक प्रशिक्षार्थियों को ये समझा रहा था और अपनी कहानी सुना रहा था तो वे उसकी आंखों में दर्द देख सकते थे। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था और तय कर लिया था कि वे पूरी ईमानदारी से प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे, भले ही वे कितने भी नीरस क्यों न लगे।
याद रखने लायक महत्वपूर्ण विचार। समय जीवन का सबसे नश्वर घटक है। बीता हुआ एक पल, एक घंटा कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। हम उसे कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अक्सर ये कहा जाता है कि समय ही धन है, उसका सावधानी और समझदारी से प्रयोग करें। हम इसका महत्व तब तक नहीं समझते जब तक हम अपने जीवन में कोई झटका नहीं खाते, जैसे अशोक ने खाया। एक टीम में काम करते हुए ये महत्वपूर्ण होता है कि हर एक व्यक्ति नियमों का पालन करे, वो भी पूरी तरह से, साथ ही बिना सोचे उसमें कोई बदलाव ना करे। संस्था की व्यवस्था एक पिरामिड यानी कि शुंडाकार स्तंभ की तरह होता है और उसकी सफलता इसी में है कि हर स्तंभ अपने नियमों का पालन करे। टीम एवं संस्थाओं में जो सुनियोजित तरीके से काम करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, वही व्यवस्था के सरताज होते हैं। सुनियोजित रहना एक आदत है जो बचपन से ही विकसित करनी पड़ती है और जो हमारे जीवन के साथ हर दिन दृढ़ बनती जाती है। उसमें छोटी छोटी बातें शामिल हैं, जैसे ये सुनिश्चित करना कि जो कुछ करना है उनकी एक सूची बनाई जाए, ये जांचना कि सूची में लिखी गई बातें पूरी हो गई है या नहीं। यदि नहीं तो उचित दिन या तारीख के लिए उन्हें रख देना। तय किए हुए दिन, तय किया हुआ काम पूर्ण करना। दस्तावेज, रिपोर्ट या ईमेल को भेजने से पहले जांचे, ये काम अंतिम क्षण के लिए पीछे न छोड़े। सुनियोजित होना आपको अंतिम क्षण आने वाली और अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए तैयार रखता है। आपके वरिष्ठ आप पर विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि यदि आपको कोई काम तत्काल पूरा करना है तो उसे सबसे सुनियोजित व्यक्ति को दे। उसे करने के लिए वो अवश्य ही समय निकाल सकेगा। असाइनमेंट। आपकी दिनचर्या में से किन्हीं 3 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप किस प्रकार अपनी आदतें बदलने और विकसित करने की कोशिश करेंगे जिससे आप सुनिश्चित कर सके कि भले ही वे बातें आपको पसंद ना हो, फिर भी आप इन बातों को समय पर करेंगे। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। मेरी कमीज हुई तैयार? अरे तुम्हें ब्रह्म का फोन नहीं आया? नहीं तो। हद हो गई इसकी तो। तुम्हें फोन करके संदेशा देने के लिए बोला था।
अरे कितने मैसेज भेजता रहता है, और इससे अच्छा बात ही कर लेता मुझसे। अच्छा, क्या मैसेज भेजता है? अरे ऐसे ही कुछ जोक वोक भेजता है या फिर शिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजता है, ऐसे ही। मुझे लगता है दीदी, जब से ये मोबाइल आया है हम पागल जैसे हो गए। क्यों? और नहीं तो क्या, सुबह शाम बस शुभकामनाएं भेजते रहते हैं। मुझे बताओ दीदी, हमारे देश में जब मोबाइल नहीं था तब किसी ने किसी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भेजी है भला? ये सब तुम लोग जानो, मेरे पास ये मैसेज वैसेज के लिए फुर्सत कहाँ है। बस तुम्हें तो कपड़ा बचा बचा कर फ्रॉक सीनी है, गंजी सीनी है। अच्छा, डिजाइन लेकर आई हो? किसकी? अरे तुम्हारे कमीज की, मुझे सिलवाने दी थी। अरे मैं वही तो लेने आई हूँ। नहीं ना, इसीलिए बोला था उसे तुम्हें संदेशा देने के लिए। अब उसका क्या फैशन करूं समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास वो फैशन वाली किताब है? वो बहुत पुरानी हो गई है, तुम ही लाकर दे दो ना कहीं से। इंटरनेट पे देखो ना। वो अंग्रेजी में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। ढूंढ कर लाके दे दो ना कहीं से। दीदी इंग्लिश सीख लो, आपके हाथ में हुनर है, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगे आप। बड़ी फैशन डिजाइनर बन के कहाँ जाना है मुझे? बस मेरे बनाए कपड़े शहर के मॉल में चले जाए, इतना हो गया तो भी बहुत है मेरे लिए। अरे जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उस ब्रह्मदत्त नाम के मनुष्य प्राणी से कह दो उस मॉल में जाके तुम्हारे बारे में बात करे। अब सूरज एक दिन पश्चिम से निकले तो भी विश्वास कर लूं मैं, मगर ये कहीं उठकर जाएगा? उम्मीद ही नहीं। एक संदेशा देने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ उससे। अच्छा वो छोड़ो, तुम बस वो डिजाइन लाकर दे दो, इससे निपट लो तो उसे देखूं। कल लाके देती हूँ फिर। हो सके तो आज ही दे देना। दीदी आज नहीं, आज तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन करनी है। अरे एकदम से इंग्लिश? हाँ, पहले सोच रही थी कि ना करूं, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। क्यों? अरे तुम्हें पता है, पापा को ना गंगापुर वाले हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम मिलने वाला था। तुम्हें भोला जी पता है? कौन भोला जी? वो बिल्डर। बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तुझे समझ आएगा? अरे तुझसे अच्छा तो महेंद्र है, तू तो यस नो भी नहीं कर पाएगा। पालिका का शौचालय का काम बाकी है, उसको पूरा कर ले। फिर मैंने सोचा कि एक इंग्लिश की वजह से पापा का इतना बड़ा काम जा रहा है, तो कुछ सोचने वाली बात है ना। और तुझे तो पता है, मुझे इस गांव के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और एक इंग्लिश की वजह से मेरे दिल की बात गले में अटकी रही तो इसलिए अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। अच्छी बात है। और तुझे तो पता है, मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। बस तू अब काम कर, उस कमीज की डिजाइन लाकर देने की ठान ले बस। हाँ हाँ पक्का। चलो अब मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेती, मैं भागती हूँ। दीदी मुझे एक बात बताओ। क्या रे? लल्लन चाचा के पैजामे का और बंटी की गंजी का नाप तो तुम्हें पता ही होगा ना। बदमाश गई की भाग। चल मैं भागती हूँ, बाय। हाँ वो डिजाइन लाकर देना। हाँ ठीक है। आज काम से बाहर नहीं जाना क्या? अरे बाहर का काम तो घर लाए हैं। अब बाहर का काम घर में लाओगे तो घर का काम कौन करेगा? कौन करेगा? तू करेगा, और कौन करेगा? उसी के लिए तो है हम यहाँ, उसी के लिए ब्याह के लाए हैं। अब हमारा मुखड़ा देखे से तो ससुर जी नहीं लाए हमें तुम्हारे लिए। घर के काज में हटे नहीं, ऐसी बहू चाहिए थी उन्हें, मुफ्त की नौकरानी। हो गया शुरू। अरे 20 साल गड़े हुए मुर्दे अब क्यों उखाड़ रही हो? देखो, शादी और गलती एक बार हो गई सो हो गई, अब भुगतो बस। गलती दोनों की है और भुगत सिर्फ हम रहे। यहाँ काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई है नहीं। आप हो के बाहर का काम घर में ले आते, और वो जो घर में काम में मदद करने के लिए होती है वो घर के काज का नाम लेते ही भाग जाती है। एक साइकिल क्या दिलाई है, दिन भर घूमती रहती है। अरे बच्ची है, वो तो घूमेगी ना, घूमने के दिन है उसके। बाद में तो तुम्हारे जैसे किसी का घर संवारने में उसका जिंदगी जाएगी। इसी बात का तो डर है, घर में रहेगी तो घर के काज सीखेगी ना, और कुछ बोलने जाओ तो उल्टा जवाब देती है। लो, आ गई अकल के घोड़े दौड़ा कर तुम्हारी राजकुमारी। अब आप ही कुछ बोलो उसे,
वरना ऐन मौके पर आपके मुंह में तो ताले पड़ जाते हैं। अब बस रहने भी दो, कोई जरूरत नहीं है चमकने की, हो चुका काम। अरे कोई काम में अगर मदद करता है तो उसके रोकना नहीं चाहिए, करने दो उसे, थोड़ी बहुत वो भी सीख जाएगी। हाँ हाँ सीख जाएगी। हाँ हाँ, इतनी अकल है तो सीख ही जाती। हम क्या पागल है जो 4 दिन से बादलों से बातें किए जा रहे? 1000 बार तो कह चुके गेहूं साफ करो, गेहूं साफ करो। बस मैं बोलती रहती और मेरा मुंह बड़ा, सुनने वालों के कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। माँ वैसे कान में जू रेंगना तो अच्छी बात नहीं है ना बाबा? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। हो गए बाप बेटे एक। कल को अगर इसके ससुराल वाले उंगली उठाएंगे तो मैं तो चुप रहूंगी, फिर आप ही देना जवाब। माँ हमारे ससुराल वाले अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसी वक्त पैदा हो जाएंगे। उन्हें क्या देखना है? वायर से वायर जोड़ने के लिए अंग्रेजी आने की क्या जरूरत है? माँ पापा को अगर इंग्लिश आती तो वो वायर को वायर जोड़ते, लेकिन वो वायर एसी के होते, पंखे के नहीं। देखो अंग्रेजी सीख जाओगे तो तरक्की तो होगी ना। तुम बस यहाँ से अपने ससुराल उड़कर जाओ और बिना फड़फड़ाए वहीं टिक जाओ तो बहुत है। हमें भी हुनर है, हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। क्या कलेक्टर कचहरी की बड़ी बाबू बनोगी? स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन। स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मुझे अपनी विशेषताओं पर गर्व होगा और मैं हमेशा उनका प्रयोग करूंगी। शुक्र है अवसर को हासिल करने के लिए रूपा मौजूद थी। संगीता अपनी सहेली रूपा के कारण कॉलेज के कलामंच में सहभागी हुई थी। वो इस समूह से जुड़ने में झिझक रही थी। उसे इस प्रकार का अनौपचारिक समूह में शामिल होने से शर्म आती थी, क्योंकि वो कभी-कभी किए गए मजाक को समझ नहीं पाती थी। दूसरी बात, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि एक साधारण सा मोबाइल था, इसीलिए वो व्हाट्सएप उसके पास नहीं था। वो अपने आप को काफी अलग-थलग महसूस करती थी और कभी-कभी वो बहुत ही अकेला एवं असुरक्षित महसूस करती थी। मगर रूपा का ये आग्रह था कि संगीता उसके साथ मंच की सभाओं में चले। रूपा ने कहा कि उसने वहाँ कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे और वहाँ होने वाली विविध सामूहिक गतिविधियाँ उसे बहुत पसंद थी। इस तरह रूपा के खातिर संगीता मंच की सभाओं में जाने लगी। वहाँ पर भी रूपा अक्सर अकेले बैठा करती थी, कतार में सबसे पीछे या किसी के पीछे। उसे यह यकीन था कि इस तरह वो मंच के किसी भी व्यक्ति के नजर में नहीं आएगी
और कुछ दिनों बाद वो मंच में ना जाने का कोई बहाना ढूंढ लेगी। उस दिन सब उत्साहित थे। उनके समूह को कॉलेज के आनंद मेला के लिए मैदान सजाने और तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सब उत्साह से सजाने के लिए क्या किया जाए इस विषय में अलग अलग कल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर तरफ से सुझाव आ रहे थे। संगीता भी बहुत उत्साहित थी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार रूपा ने उसे टोका और उससे पूछा कि उसे क्या लगता है। संगीता ने केवल अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो नहीं। रूपा अब चुप नहीं रह सकती थी। रूपा ने मंच में सबको बताया कि संगीता हमेशा अपना घर सजाती है। इतना ही नहीं, उसने लगातार 3 सालों के लिए स्कूल के वार्षिक दिवस का सजावट पुरस्कार जीता था। वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। संगीता रूपा को कुछ कहने से रोकने के लिए पीछे खींच रही थी और उसका हाथ जोर से दबा रही थी। उसे वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी। मंच का लीडर बड़ा संवेदनक्षम था। उसने पूछा कि क्या संगीता के पास उसने स्कूल में जो किया था उसकी फोटो है। रूपा ने उसे बताया कि वो भी इस शनिवार रविवार घर जाने वाली थी। सोमवार को लौटते हुए वो फोटो लेकर आएगी। इस बात पर संगीता शांत ही रही। रूपा के कहने पर उन्होंने फोटो लाकर लीडर को दिखाए। लीडर की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसे रूपा ने बताया था, संगीता का प्रदर्शन सचमुच अच्छा था। लीडर ये भी महसूस करने लगा कि संगीता समूह के सामने बोलने में शर्मा रही थी। इसीलिए उसने केवल रूपा और संगीता से ही बात की। उसने संगीता से पूछा कि वो इस नए काम के बारे में क्या सोचती है। संगीता का चेहरा चमक उठा। अब जब वो केवल इन दोनों के सामने ही थी, वो बात करने लगी। उसने उसे 3-4 सुझाव दिए। उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी। अगले दिन जब मंच की भेंट हुई तो नेता ने कल्पनाएं समूह के समक्ष रखी। वे सब विस्मित हो गए और उन्होंने सोचा कि लीडर की कल्पनाएं हैं, पर सच्चा नेता होने के कारण उसे श्रेय लेने का मोह नहीं हुआ और उसकी बजाय उसने कहा, हमारे बीच एक स्टार है जिसने हमें ये कल्पनाएं सुझाई है। सबने रूपा की ओर देखा, जो दरअसल संगीता को देख रही थी। वो है संगीता। सब आश्चर्यचकित हो गए, सबसे ज्यादा संगीता। लीडर ने आगे कहा कि इस बार सबसे अच्छे सुझाव के लिए मतदान लिया जाएगा और जिसकी कल्पना को अधिक मत मिलेंगे वही सजावट के काम का नेतृत्व करेगा। सबने एक मत से संगीता की कल्पनाओं को चुना। स्वाभाविक ही उसे नेता बनाया गया। उसकी शर्म धीरे धीरे मिटती गई। संगीता ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखें शुक्रिया की भावना से भरी थी। फिर संगीता ने अपनी कल्पनाओं को सबके सामने रखा और वो सबके साथ काम पर लग गई। उसे इस प्रकार का काम बेहद पसंद था। टीम लीडर सारा सामान इकट्ठा करने में उसकी सहायता करने के लिए और समूह को उसके निर्देश के अनुसार काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। सारी तैयारियां बेहतरीन रही। काम के खत्म होते होते संगीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि वो सजावट को अंतिम रूप देते हुए आराम से यहाँ वहाँ घूम रही थी। फूलों की पंखुड़ियों से बनाई हुई इसकी रंगोली तो सबकी प्रशंसा की हकदार बनी। पूरे समूह को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। संगीता ने भी कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे, जिन्होंने उसके साथ बहुत मेहनत की थी। अब उसे शर्म नहीं आती थी। उसे ऐसे लगता था जैसे सबने उसे अपना लिया है। ऐसा होने के लिए उसने केवल एक जिम्मेदारी उठाई थी, वो भी ऐसे काम की जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बेशक
रूपा इसके लिए बहुत धन्यवाद की हकदार है।